Good morning, my dear student, and welcome to this session. Today's session is for Surface Chemistry Part 2. तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। My name is Anoop Vashishtha. I'm an M.Sc in Chemistry from University of Delhi. 25 years, yes, 24 नहीं, 25 years of teaching experience. क्वार्टर सेंचुरी ओवर हो चुकी है पढ़ाते हुए। लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं और अब आपके साथ हूं इस चैनल पर, जहां पर हम लक्ष्य बैच की बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम के, जहां पर 4 मई से यह बैच शुरू हो चुका है। 1999 का प्राइस है और एवी लाइव कोड के साथ यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। हिंदी यूजी हिंदी माध्यम में पूर्ण पाठ्यक्रम परीक्षण श्रृंखला यानी कि फुल प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास है। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के अंदर 14 मई से शुरू हो रहा है। एनरोल कर लीजिए। एवी लाइव कोड, फिर से हर समय एवी लाइव कोड का ही यूज करना। नया गोल, नया लॉन्च, परीक्षा क्रैक करने के लिए पहला स्टेप ले लीजिए और 7 डेज फ्री ट्रायल हिंदी मीडियम का आपको मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस फ्री ट्रायल का यूज कीजिए एंड यू कैन गेट 20% ऑफ ऑन 3 मंथ सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड एवी लाइव. Join with us in the Telegram channel t.me/Unacademy NEET_official and t.me/Unacademy NEET Vijay. These are the 2 Telegram channels where you can join with us. And here you have unacademy.com/Anoop Vashishtha, which is my page on Unacademy. There you get the entire information about all the courses, all the sessions, everything. हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है. ट्रिपल शॉर्ट सीरीज कल हमारा 33rd डे है एंड वी आर फिनिशिंग ऑफ विद फिजिकल केमिस्ट्री टुमारो. सरफेस केमिस्ट्री एंड कर देंगे. ठीक है। और आज रात को पेपर नंबर 65 है, जिसके अंदर हम फुल सिलेबस के 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये पेपर अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो अब तक आप कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं यार? 60 45 2 90 होता है, 270, 2700 नहीं 3000 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। 3000 क्वेश्चंस, 3000 क्वेश्चंस अगर आप कर चुके हैं फुल सिलेबस के, तो अगर बहुत कम भी कर रहे होंगे, यानी कि अगर पहले पेपर में आपसे शायद 45 में से 10 क्वेश्चंस हुए होंगे, तो आज की तारीख में यू शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45. अगर अभी भी आपने इसको जुड़ना नहीं शुरू किया तो अभी भी जुड़ जाइए. जितने भी पेपर रह गए हैं जरूर इसके साथ जुड़ जाइए. फुल सिलेबस टेस्ट हैं ये, मिस मत कीजिएगा, बहुत जरूरी है. एनविजन बैच हमारा चल रहा है टारगेट 2023 के लिए. हमारा नीट ग्लोरी बैच चल रहा है जो क्रैश कोर्स है हमारा. एंड वी हैव द आइकॉनिक एंड प्लस. प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस. आइकॉनिक में आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप्स. प्राइस हाइक बहुत जल्द आ रहा है तो उसके साथ जरूर ध्यान रखिएगा. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एवी लाइव कोड 10% डिस्काउंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी. 3 मंथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 22,000 ओनली. यहां पे 12 के साथ 3 मंथ्स है और यहां पे 12 के साथ 12 मंथ्स है, यानी कि 3 मंथ सब्सक्रिप्शन 499 का. लेट्स क्रैक नीट यूजी अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है. 12 मंथ के साथ सीबीएसई का 12 मंथ्स का 500 रुपीज का हो रहा है एंड 24 के साथ भी 24 मंथ का सीबीएसई 500 रुपीज का मिल रहा है. सो लेट्स गेट along with the surface chemistry triple short series and today we talk about something called, हमने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एड्सॉर्प्शन की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे कैटालिसिस की. कैटालिसिस की बात करेंगे और कैटालिसिस के साथ साथ हम कॉलॉइड्स की भी बात करेंगे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कैटलिस्ट, सबसे पहली बात तो हम कैटलिस्ट के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं. कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं. कैटलिस्ट, ठीक है, a substance which interacts with the reactant. A substance which interacts with the reactant to form reactive intermediates. ठीक है, to form reactive intermediates. It reduces the activation
energy by providing alternate path to the reaction. ये रिएक्शन का रास्ता बदल देता है. It reduces the activation energy by providing alternate path to the reaction. It changes the path of the reaction. ठीक है. And further, it increases the rate of the reaction and is regenerated, so is not consumed. ध्यान रखना, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है पर कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि वापस बन जाता है. अगर कैटलिस्ट का बेस्ट एग्जांपल लेना है, बेस्ट एग्जांपल, एग्जैक्टली फिटिंग एग्जांपल, तो वो है सीढ़ियां. ठीक है. स्टेयरकेस इज एन एग्जांपल ऑफ द कैटलिस्ट. ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता. ये फॉर द टाइम बिंग जब कोई व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा होता है तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जैसे ही वो व्यक्ति यहां से हट जाता है ये रीजनरेट हो जाता है. अब एक बात का ध्यान रखना, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड and backward reaction by same factor. मतलब कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को डबल कर रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी डबल करेगा, और इसीलिए कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता. डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता. तो दैट इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है. अब जब कैटलिस्ट की बात करते हैं ना, कैटलिस्ट के साथ साथ हमारे पास एक वर्ड आ जाता है जिसे हम बोलते हैं इनहिबिटर. इनहिबिटर को कभी लोग नेगेटिव कैटलिस्ट बोल देते हैं. वैसे नेगेटिव कैटलिस्ट इज नो कैटेगरी. रॉन्ग टर्म. तो नेगेटिव कैटलिस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे इनहिबिटर कहा जाता है, उसे कैटलिस्ट नहीं कहा जाता. कैटलिस्ट का बिल्कुल उल्टा काम करता है. ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके और भी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल होता है. तो इस वजह से वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, रिएक्शन रेट को स्लो कर देता है, और ये भी वापस रीजनरेट हो जाता है. तो इनहिबिटर भी आपको बहुत सारे नहीं डालने होते, इनहिबिटर भी आपको थोड़ा सा डालना होता है, कैटलिस्ट भी आपको थोड़ा सा डालना पड़ता है. तो इनहिबिटर रिएक्शन रेट को कंट्रोल करने के लिए, कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए. तो दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, इनहिबिटर एंड कैटलिस्ट. तो प्लीज इनहिबिटर को नेगेटिव कैटलिस्ट मत बोलिएगा. कई बार एक क्वेश्चन आया था, कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. गलत स्टेटमेंट है. कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड ओनली टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनहिबिटर. फिर उसके बाद हमारे पास है प्रोमोटर. प्रोमोटर increases the activity of catalyst. तो प्रोमोटर कैटलिस्ट पर एक्ट करता है और बेनिफिट करता है. अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार कैटलिस्ट प्रमोटर में क्या फर्क है. तो बेटा एक बात का ध्यान रखो, हमारे पास एक स्कूल है. स्कूल एक्चुअली इज नॉट अ कंज्यूमेबल सब्सटेंस. स्कूल इज अ कैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स यू टू अटेन इट हेल्प्स यू टू अटेन एजुकेशन. तो स्कूल इज अ कैटलिस्ट जो आपको एजुकेशन लेने में हेल्प करता है. ठीक है. अब स्कूल के पीछे कुछ लोग होते हैं जो स्कूल को सपोर्ट करते हैं, स्कूल को फंडिंग देते हैं, स्कूल को डायरेक्शन देते हैं, जो स्कूल को प्रमोट करते हैं. दे आर हेल्पिंग यू टू गेट द एजुकेशन बट थ्रू द स्कूल.
तो वो प्रमोटर हो जाते हैं, वो कैटलिस्ट को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास पॉइजन, विच रिड्यूस द एक्टिविटी which reduce the activity of catalyst। तो पॉइजन्स भी कैटलिस्ट पर वर्क करते हैं, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। द थिंग्स विच आर हार्मिंग नॉट यू बट द स्कूल, इनडायरेक्टली आपको हार्म कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली वो स्कूल को हार्म कर रहे हैं, तो वो पॉइजन्स हैं। ठीक है, तो पॉइजन्स प्रोमोटर्स कैटलिस्ट पर वर्क करते हैं, कैटलिस्ट इनहिबिटर सबस्ट्रेट पे वर्क करते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, इनहिबिटर रिएक्शन रेट को कम करता है। तो दैट इज व्हाट वी नो एज द कैटलिस्ट। ठीक है, तो प्रमोटर और पॉइजन की बात आ जाती है, कैटलिस्ट और इनहिबिटर की बात आ जाती है। ठीक, अब तो ये तो हमने बात कर ली कि आखिरकार कैटलिस्ट, इनहिबिटर, पॉइजन, प्रमोटर्स क्या होते हैं। अब कैटलिस्ट की जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटलिस्ट हमारे पास दो तरीके के हो जाते हैं। एक हमारे पास हो जाता है होमोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस की बात अगर हम करते हैं तो होमोजेनस कैटालिसिस में हमारे पास द कैटलिस्ट, रिएक्टेंट and product are all in the same phase। ठीक है, कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑल इन द सेम फेज, तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, अब अगर हम होमोजेनस कैटालिसिस की बात करते हैं, और एक बात का ध्यान रखना, अगर हम किसी भी होमोजेनस प्रोसेस की बात करते हैं तो होमोजेनस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में होता है और तीसरी कंडीशन में नहीं होता। पहली चीज, होमोजेनस जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब में हमेशा कोई भी सॉलिड इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस नहीं होगा, सॉलिड फेज में सब्सटेंस नहीं होगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट होमोजेनस सिस्टम्स। ठीक है, तो होमोजेनस कैटालिसिस पॉसिबल only if all components are gases or are in solution with a common solvent। ठीक है, तो या तो प्रोसेस पूरा का पूरा सॉल्यूशन में हो रहा है या गैसियस फेज में हो रहा है, तो ही हमारे पास होमोजेनस कैटालिसिस हो सकता है। अब गैसियस फेज, अब आप कहोगे सर गैसियस फेज में कैटालिसिस कैसे हो सकता है? बेटा गैसियस फेज में बहुत सारे कैटालिसिस होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए इन अ लेड चैम्बर प्रोसेस, तो यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। नाउ दिस इज अ होमोजेनस गैसियस रिएक्शन। दिस इज अ होमोजेनस गैसियस रिएक्शन। तो यहां पे हमें होमोजेनस प्रोसेस मिल जाता है। अब बाकी हमारे पास होमोजेनस प्रोसेस और भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक कैटालिसिस की बात करते हैं ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर की बात करते हैं, तो हमारे पास है CH3COO CH3। It reacts with water in presence of H plus to give us CH3COOH plus CH3OH। Now this is entirely taking place in the aqueous medium। तो ये एक aqueous medium में हो जाता है, aqueous reaction हो जाता है, ये भी एक homogeneous reaction बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें कामयाबी का नशा है। बेटा कामयाबी का नशा होने के लिए कामयाबी पहले मिलनी चाहिए, पहले कामयाबी को जानो, उसे पहचानो, उसे लो, पहले कामयाब बनो, फिर कामयाबी का नशा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हम कामयाबी लेना चाहते हैं तो हमें उसका नशा है। जो चीज आप लेना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, उसका नशा नहीं होता, जो आपके पास होती है उसका नशा होता है। तो अभी कामयाबी का नशा कहां है आपको? कामयाब हो जाओ तब कामयाबी का नशा आता है। ठीक है,
मोहम्मद उस्मान हसन कह रहे हैं सर यू आर फनी लाइक अ हॉर्स. आई नेवर न्यू दैट हॉर्सेस आर फनी. आई नेवर न्यू दैट. हाँ, या फिर मे बी इट्स अ काइंड ऑफ अ सटायरिकल थिंग कि जितने बुरे हॉर्स होते हैं, जितने नॉन फनी हॉर्स होते हैं, मैं उतना ही नॉन फनी हूं. मे बी समझना थोड़ा मुश्किल है. एनीवे anyway, यहां पर हमने बात की होमोजेनस कैटालिसिस की. तो होमोजेनस कैटालिसिस में हमारे पास जो लेड चैम्बर प्रोसेस होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स होमोजेनस कैटालिसिस. और भी हमारे पास हैं जितने हमारे पास होमोजेनस कैटालिसिस हो सकते हैं, जहां पर जैसे कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. तो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोसेस होते हैं दे आर व्हाट वी कॉल एज होमोजेनस कैटालिसिस. अब लेकिन अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन के अंदर इट इज वैलिड फॉर heterogeneous catalysis which uses adsorption. ठीक है, heterogeneous catalysis uses adsorption. ठीक है, हमारे पास क्वाइट ऑब्वियसली heterogeneous का मतलब है reactant and catalyst are in different phase और catalyst is most often in solid phase. ठीक है, अगेन यहां पर एग्जांपल्स बहुत ही सारे हैं, बहुत ही सारे हैं. जैसे कि आपके पास है SO2 प्लस हाफ O2 रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ V2O5. ठीक है, या फिर पहले कभी प्लैटिनम यूज होता था टू गिव SO3. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हिंदी में संस्पर्श प्रक्रम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस. और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के साथ हमारे पास हेबर्स प्रोसेस हो सकता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस NH3. यहां पर आपके पास हो सकता है आयरन मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट, या फिर K2O Fe2O3 कैटलिस्ट. ठीक है, ऑक्साइड कैटलिस्ट. तो यहां पे अमोनिया बन जाता है. नाउ दिस इज अगेन दीज आर सॉलिड्स, बाकी सारे के सारे गैसेस हैं. तो दिस बिकम्स अ एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस. और भी बड़े सारे एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. तो ये बन जाता है CH3 हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स. तो दैट अगेन इज अ हेट्रोजेनस कैटालिसिस. ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास और बड़े सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस. अब देखो ये जो कैटलिस्ट के हम नाम बात आ रहे हैं ना, किस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के लिए बी प्रिपेयर्ड. तो यहां पर हमारे पास है हेट्रोजेनस कैटालिसिस. तो यहां पर हमारे पास है ओस्टवाल्ड प्रोसेस. ओस्वाल्ड प्रोसेस के अंदर वी हैव द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड. तो यहां पे अमोनिया के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ओस्वाल्ड प्रोसेस की बात करते हैं. तो वी हैव 4NH3 रिएक्टिंग विद 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ platinum which is solid to give us nitric oxide plus 6H2O. ठीक है, तो यह हमारे पास ओस्वाल्ड प्रोसेस में आ जाता है. तो यहां पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो गैसियस स्टेट में, जबकि कैटलिस्ट इज इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, अब यहां पर ये तो हमने ओस्वाल्ड प्रोसेस की बात कर ली कि किस तरीके से हमारे पास अलग अलग कैटलिसिस के मेथड्स आ जाते हैं. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, अक्षय ठाकुर आप एनसीईआरटी से देख रहे हैं, दैट्स वेरी गुड. लेकिन हाँ, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑलिफिन्स का हाइड्रेशन. तो ऑलिफिन्स का हाइड्रोजनेशन, वो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी उसी में आ जाता है, अल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन में. ठीक है, अब यहां पर अगर हम कैटालिसिस की बात करते हैं तो वी हैव समथिंग कॉल्ड द एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस. एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस. तो यहां पर हमारे पास हेट्रोजेनस कैटालिसिस की बात करते हैं
अब यहां पर होता क्या है, ये हमारे पास कैटालिस्ट का सरफेस है, ठीक है। कैटलिस्ट मोस्ट ऑफन ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफन ट्रांजिशन metals and their compounds, they are used as the catalyst in the reaction. किसी को कोई दिक्कत? लाइक करते चले जाओ, लाइक करने में बहुत आलस होते चले जा रहे हैं। कुछ पूछना है किसी ने? तो यहां पे हम ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स की बात करते हैं, विच आर यूज्ड एज द कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्या यूज करते हैं इसको, किस तरीके से इस्तेमाल होता है? अब देखिए यहां पर जो है, जो रिएक्टेंट है दैट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द कैटलिस्ट, यानी कि इट मूव्स टुवर्ड्स द कैटलिस्ट। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास है रिएक्टेंट। Reactant interacts with the catalyst and forms an intermediate reactive complex, ठीक है। ये हो गया adsorption, ठीक है। अब यहां पर क्या करता है ये रिएक्टेंट, जो यहां पर कैटलिस्ट पर है, तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट को होल्ड करके रखता है सो दैट द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस। यहां पे हम एक छोटी सी चीज और भी कर सकते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है दैट इज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर हम यहां पे बना के चलते हैं, वी हैव द हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। दिस इज वन एस ऑफ वन हाइड्रोजन, दिस इज वन एस ऑफ द अदर हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन का ये एक आ जाता है, ये हमारे पास सिग्मा 1s है, ये हमारे पास सिग्मा स्टार 1s है। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सिग्मा 1s ऑर्बिटल फिल्ड है और सिग्मा स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड आता है, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन शॉर्ट इसे LUMO लिख देते हैं, लूमो, ठीक है। फिर हमारे पास यहां पर है, इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन शॉर्ट होमो। हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑक्यूपर, उल्टा बोल रहा हूं। This is not the lowest, it is the highest occupied molecular
ऑर्बिटल, सॉरी ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, दैट इज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हमारे पास है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम बोलते हैं ल्यूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब होता यह है कि अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन खींचता है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देता है। तो अब होता यह है कि जब बॉन्ड बनता है, जैसे यहां हमारे पास कैटलिस्ट है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये कैटलिस्ट इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो इट टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, एंड पुट्स इलेक्ट्रॉन इन लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पे देखना, होमो यहां पर बॉन्डिंग है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और ल्यूमो एंटी बॉन्डिंग है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डालने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। सो कैटालिस्ट बाय फॉर्मिंग वीक bonds with, so the catalyst by forming weak bonds with the reactant decreases the bond strength of reactant molecules and makes it more reactive, ठीक है। It decreases the bond strength of the reactant molecule and makes it more reactive, ये इसको ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। अब एक बात का ध्यान रखना, बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना, एक आदमी था, उसके 7 बेटे थे, वो 7 बेटे आपस में लड़ते रहते थे, तो उस आदमी ने जब वो मरने वाला था तो उन 7 बेटों को बुलाया, उनसे कहा एक एक लकड़ी लेकर आओ, उनसे कहा कि एक एक लकड़ी को तोड़ दो, और फिर उसने 7 लकड़ियां और मंगाई, उनको एक साथ गांठ बांध दी और फिर कहा कि इसको तोड़ के दिखाओ, तो कोई नहीं तोड़ पाया। ये कहानी आपने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, लेकिन ये कहानी वहां पर जितनी वैलिड है उससे भी ज्यादा यहां पर वैलिड है, क्योंकि वो फिनोमिनन जो है हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम एक एक लकड़ी को तोड़ते चले जाते हैं, इट इज गोइंग टू बी, जैसे कि हमने एक रिएक्शन को 7 स्टेप्स में ब्रेक कर दिया और हर स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी टोटल एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। तो इसीलिए अगर हम यहां पर 7 अलग अलग लकड़ियां यानी कि 7 अलग अलग स्टेप्स की बात करते हैं, तो 3 वीक बॉन्ड्स को तोड़ना एक स्ट्रॉन्ग को बॉन्ड को तोड़ने के कंपैरिजन में आसान होता है। यहां पर जब हमने यहां पर 3 वीक बॉन्ड बना दिया, अब आप कहोगे कि सर यहां पे आपने हाइड्रोजन को अगर इसके कैटलिस्ट के साथ जोड़ दिया तो आपने एक बॉन्ड को 3 बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इससे तो फायदा कहां हुआ, ये तो नुकसान हो गया, अब और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यस एग्रीड, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बट एक बार में एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सारे का सारे जब हम बैंक्स की बात करते हैं, तो बैंक क्या होते हैं, बैंक भी तो कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो भी तो हमारी टोटल मनी को ब्रेक कर देते हैं ईएमआईज में, यानी कि टोटल मनी जो हमें बैंक को वापस देनी पड़ती है, जितनी हमने बैंक से मनी ली होती है उससे कहीं ज्यादा हमें पैसा वापस करना पड़ जाता है। लेकिन जब हम उसको कहीं ज्यादा वापस करते हैं तो इसके अंदर हो क्या जाता है, कहीं ज्यादा वापस करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी अभी बैंक से पता किया, तो फॉर 1 लाख रुपीज 20 ईयर्स के लिए, अगर 1 लाख रुपए 20 साल के लिए लेते हैं, तो आपको पर लाख रुपीज 750 रुपीज देना पड़ता है, ठीक है। 750 नहीं, 788 रुपीज,
₹788 पर लाख देना पड़ता है। ठीक है, 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स का मतलब हो गया कितने महीने हो गए? 28, 20 इंटू 12 मंथ्स होते हैं ना एक महीने, एक साल में। तो ये हमारे पास आ गया 240 ग्रेट मंथ्स। तो बेटा 1 लाख रुपए के लिए आपको 240 मल्टीप्लाइड बाय ₹788 देना पड़ता है, विच simply turns out to be, very easily turns out to be कितना? 240 multiplied by 788, 1,89,120, isn't it? जितना आपने बैंक से पैसा लिया था उससे डबल आप वापस करते हो, जितना लिया था उससे डबल आप वापस करते हो, पर फिर भी आप लोन लेते हो क्योंकि जो 1 लाख रुपए है उसको उसने 240 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और ₹788 देते हुए आपको पता नहीं चलता। 1 लाख रुपए देते हुए आपको पता चलता है। दैट इज द वर्क ऑफ अ कैटलिस्ट। वो रिएक्शन को छोटे 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 स्टेप से ब्रेक कर देता है, जिससे कि हर स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए, ओवरऑल एनर्जी हो सकता है ज्यादा हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये काम होता है कैटलिस्ट का। वेलकम केमिकल एकेडमी फैन ट्यूब। बेटा अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है जी, विद इंटरेस्ट। ठीक है, जो बेटा जो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये काम कैटलिस्ट करता है कि ये एक ही स्टेप को कई मल्टीपल स्टेप्स में, एक ही बॉन्ड को कई बॉन्ड्स में ब्रेक कर देता है, जिससे कि ओवरऑल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो बहुत ही कम हो जाती है। एनी काइंड ऑफ डाउट्स? और आज सुबह का जो सेशन हुआ है उसके नोट्स अपलोड हो चुके हैं कम्युनिटी पर। ठीक है, तो ये काम होता है कैटलिस्ट का। होमो और ल्यूमो का खेल इस तरीके से चलता है, यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड में से खींच लिए जाते हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इज बॉन्डिंग, उससे इलेक्ट्रॉन खींचने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड इज एंटी बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन डालने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यही हाइड्रोजन के साथ होता है, यही नाइट्रोजन के साथ होता है, यही एल्कीन के साथ होता है। और मेजॉरिटी केसेस में जब हम हेट्रोजेनस कैटालिसिस की बात करते हैं तो इसी तरीके से वो वर्क करता है। तो सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट स्टेप, the steps in catalysis. स्टेप्स इन कैटालिसिस की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप हमारा है कि द रिएक्टेंट मूव्स टूवर्ड्स कैटालिस्ट, जिसको हम कह सकते हैं डिफ्यूजेस टूवर्ड्स कैटलिस्ट। ठीक है, दूसरा, रिएक्टेंट बॉन्ड्स टू कैटलिस्ट। ठीक है, रिएक्टेंट बॉन्ड्स टू कैटलिस्ट, इसका मतलब हो गया वी हैव द एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां पे एडसॉर्प्शन हो जाता है। रिएक्टेंट बॉन्ड्स टू द कैटलिस्ट, देयर इज एडसॉर्प्शन। तीसरा, फिर
रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन हो जाता है थ्रू इंटरमीडिएट। फोर्थ वन इज desorption of product from the catalyst। ठीक है, desorption of the product from the catalyst, यानी कि प्रोडक्ट कैटलिस्ट के सरफेस से हट जाता है। अब desorption is an extremely important step which regenerates the catalyst। अगर desorption नहीं हो जाएगा तो यहां पर कैटलिस्ट कंज्यूम हो जाएगा और कैटलिस्ट फिर हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, वो कैटलिस्ट ही नहीं रह जाएगा, वो एक रिएक्टेंट बन जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज व्हाट वी हैव एज desorption। फिर उसके बाद होता क्या है, जो प्रोडक्ट बन चुका है दैट moves away from the catalyst and more of the reactant comes towards the catalyst। ठीक है, ये सारा का सारा रिएक्शन सरफेस पे होता रहता है, तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द सरफेस कैटालिसिस। And then we have the fifth step which says the diffusion of product away from catalyst। Diffusion of the product away from catalyst surface। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे कैटलिस्ट के रिएक्शंस हो सकते हैं, सारे की सारी चीजें हो जाती हैं और इस तरीके से कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द मास। अब यहां पे जब हम सॉलिड कैटलिस्ट की बात करते हैं तो सॉलिड कैटलिस्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव एज कैरेक्टरिस्टिक। तो वी हैव फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट। सबसे पहले अगर हम इनकी एक्टिविटी की बात करें तो ये हमारे पास इसकी एक्टिविटी, दे आर हाईली एक्टिव। ठीक है, तो अलग अलग एक्टिविटी होती है, तो दे आर हैविंग अ वेरी हाई एक्टिविटी। ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ chemisorption। दिस इज एक्सटेंट ऑफ chemisorption। ठीक है, मीडियोकर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो रिवर्सिबल नहीं रहेगा, अगर बहुत वीक होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो समथिंग लाइक इन बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, फिर बी सिलेक्टिविटी। एक सीधी सी बात है, केमिसॉर्प्शन की हम बात करें, फिजिसॉर्प्शन की बात नहीं करें। केमिसॉर्प्शन इज हाईली सिलेक्टिव। अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो हर कैटलिस्ट हर रिएक्शन में वर्क नहीं करता, स्पेसिफिक रिएक्शन में स्पेसिफिक कैटलिस्ट वर्क करते हैं या फिर उनकी इफेक्टिविटी चेंज होती चली जाती है। सो व्हाट वी फाइंड इज दैट कैटलिस्ट बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं और कई बार कैटलिस्ट की वजह से प्रोडक्ट भी बदल जाते हैं, यानी कि टेक पार्ट in specific reactions and can alter the product formed। यानी कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास है CO गैशियस प्लस 3H2 गैशियस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो हमें मिल जाता है CH4 गैशियस प्लस H2O। अगर यहीं पे रिएक्शन CO गैशियस का है जिसमें हमारे पास 2H2 गैशियस है और यहां पर हम कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं Cu ZnO Cr2O3, तो हमें प्रोडक्ट में CH3OH मिल जाता है। अब इसी रिएक्शन में CO प्लस H2 अगर हम लेते हैं और रिएक्टेंट के तौर पर हम कॉपर ले लेते हैं तो हमें HCHO मिल जाता है।
तो आप देख ही सकते हो कि सेम रिएक्शन के अंदर अलग अलग कैटलिस्ट अगर यूज कर लेते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटालिसिस रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो जब हम शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो दैट इज डन बाय जियोलाइट्स। जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है। अब अगर हम शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस की बात करते हैं तो जियोलाइट्स की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत छोटी सी चीज आती है, जियोलाइट्स। लेट्स हैव द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट दिखा देता हूं। दिस इज व्हाट वी हैव एज द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट्स। ये जियोलाइट का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहां पर जब हम जियोलाइट की बात करते हैं तो इनके केज लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे केजेस है। ये सिलिकेट स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट है। ठीक है। दिस इज अ 3 डायमेंशन सिलिकेट। तो यहां पे इनका केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, केज है यहां पर। अब इस केज की अगर हम बात करते हैं, जब हम इस केजेस की बात करते हैं तो इस केजेस के अंदर स्पेसिफिकली ये देख रहे हैं ना, एक केज है यहां पर, प्रॉपर केज बना हुआ है। ये यहां पर एक केज बना हुआ है। तो जब हम इस केज की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर फंस जाते हैं और इसके अंदर प्रॉपर एग्जिट और एंट्री स्ट्रक्चर है। यहां पे एक प्रॉपर एग्जिट और एंट्री है। तो यहां पर एक स्पेसिफिक शेप का मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है और एक दूसरी शेप का मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस हो जाता है। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के अंदर दे आर सो पर्टिकुलर कि हमारे पास एक कैटलिस्ट है, एक जियोलाइट है ZSM5, जियोलाइट सी मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, जो कि इथेनॉल को, इट हैज अ कैपेसिटी टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू पेट्रोलियम। तो ये जियोलाइट इथेनॉल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देता है। तो जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एंजाइम कैटलिस्ट। अब एंजाइम कैटालिसिस आपको मैं क्या समझाऊं, यू वुड बी नोइंग द एंजाइम कैटलिस्ट मोर देन मी, मच मच मोर देन मी, बिकॉज यू आर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। ठीक है। ये कहां से लेकर आए हो, मेरे पास है मॉडल्स। टेक्नोलॉजी टोटल सीरीज कह रहे हैं सर, स्टार्ट माय न्यू जर्नी ऑफ नीट, हाउ आई स्टार्ट केमिस्ट्री एस्पिरेंट ऑफ 2024। बेटा सीधी सी बात यह है कि एनसीईआरटी लो और एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से शुरू हो जाओ, फर्स्ट चैप्टर से आराम से शुरू हो जाओ। मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, प्लस के ऊपर, स्पेशल क्लासेस के ऊपर। गो हेड विद दोज वीडियोस। ठीक है। तो जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट्स। ठीक है। अब हम एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम्स और नॉर्मल और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में फर्क यह है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल एलिमेंट्स होते हैं, जबकि हम अगर एंजाइम्स की बात करते हैं तो दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंजाइम्स अपने आप में लिविंग नहीं होते, लेकिन ये लिविंग फंक्शन जरूर करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो एंजाइम्स आर मोस्ट ऑफन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे फंक्शंस करते हैं एंजाइम्स, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ठीक है। स्टार्च इनटू माल्टोज, हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। एंजाइम्स डू आर देयर इन एवरी बायोकेमिकल प्रोसेस। मुझे नहीं लगता कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसा है जो एंजाइम की हेल्प के बिना होता होगा।
तो सारे के सारे एंजाइम्स हैं, यहां पे सारे के सारे एंजाइम्स की लिस्ट दे रखी है। यू नीड टू लर्न ऑल द एंजाइम्स। ठीक है, अब इनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट, ठीक है। एक एंजाइम मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ रिएक्शंस पर यूनिट टाइम कर सकता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी हाईली स्पेसिफिक। एक एंजाइम सिर्फ एक फंक्शन करता है, कोई दूसरा फंक्शन करता ही नहीं। अगर एंजाइम हम हाइड्रोजनेज की बात करते हो, हाइड्रोजनेशन ही करता चला जाएगा। पॉलीमरेशन की बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज की बात करें, वो डीएनए के पॉलीमराइजेशन कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, कार्बोनेज की बात करेंगे, वो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। एक एक सिर्फ स्टार्च के ऊपर वर्क कर रहा था, वो स्टार्च के ऊपर इन्वर्टेज वर्क, स्टार्च के ऊपर वर्क कर रहा है। जाइमेज स्टार्च के ऊपर वर्क करता चला जा रहा है। इन्वर्टेज सिर्फ शुगर के ऊपर वर्क करता चला जा रहा है। मतलब कि सीधा सीधा ये हाइड्रोलिसिस करते चले जा रहे हैं। कोई एक एंजाइम सिर्फ एक फंक्शन कर रहा है, तो बहुत हाईली स्पेसिफिक है। ठीक है, तीसरा, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो यहां पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास है, जिससे ऊपर और नीचे कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर ऑप्टिमम पीएच। अब जैसे कि अगर हम माउथ की बात करते हैं तो स्लाइटली अल्कलाइन है, स्टमक की बात करते हैं स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो यहां पे कहीं पे एसिडिक पीएच है, कहीं पे स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है, तो जरा सा भी पीएच ऊपर नीचे करोगे तो उसकी एक्टिविटी पर ड्रास्टिक फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास एक्टिवेटर और कोएंजाइम्स हैं, विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, और हाईली प्रोन टू पॉइजन्स। जब हम किसी को पॉइजन देते हैं तो पॉइजन एंजाइम पे वर्क करते हैं। चाहे पोटेशियम साइनाइड की अगर बात की जाए तो साइनाइड आयन भी एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, विच इज अ माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव एंजाइम या रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस सारे के सारे आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। नाउ टू गेट along with something called colloids. colloids कोलॉइड का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बड़े आराम से एग्जाम्पल दूंगा कोलॉइड का। ठीक है, एक मिनट में कोलॉइड का एग्जाम्पल बना दूं आपके लिए। ये मेरे पास है पानी, शुद्ध जल। ठीक है, और इस शुद्ध जल के अंदर मैं डाल रहा हूं ये शुद्ध इथेनॉल। इथेनॉल ये शुद्ध नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। इसके अंदर शायद थोड़ा सा पेरिडीन है, शायद इसके अंदर थोड़ा सा मिथेनॉल है। उप्स, ये क्या हो गया? इसे कैसे निकालूं अब मैं बाहर? गया। ऐसे भी कॉमेडी होती रहती है कभी कभी दुनिया में। एक मिनट, हाँ।
and here we mix the two. This is colloid. ये colloid है, ठीक है। दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, दिस इज व्हाट वी गेट एज अ colloid, ठीक है। दोनों ही ट्रांसपेरेंट थे, दोनों के अंदर हमारे पास इस तरीके से मटेरियल थे जिसने जुड़कर कॉलॉइड बना दिया, बिकॉज देयर वर सर्टेन पार्ट्स विच वर नॉट कंप्लीटली मिसेबल, लो मिसेबिलिटी वाले थे, लो सॉल्युबिलिटी वाले थे, तो ये हमारे पास कॉलॉइड बन जाता है। दिस इज अ कॉलॉइडल सिस्टम। अगर मैं इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दूंगा तो शायद आपको ये कॉलॉइडल सिस्टम दिखाई भी नहीं देगा। वाह, अब नहीं जाएगा ये, वैसे देखो तो बड़ा पंगा लेता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द कॉलॉइडल सिस्टम, ओके। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द कोलॉइडल सिस्टम। तो ये कोलॉइड्स की बात आ जाती है, कोलॉइड किस तरीके से वर्क करते हैं। अब चलिए कोलॉइड्स के बारे में बात करें, आखिरकार हम समझें कोलॉइड्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात, कोलॉइड इज नॉट अ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। इट इज simply a different state of division of a substance, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, जब हमने यहां पर एक एग्जाम्पल किया था, एक रिएक्शन करा था, तो यहां पर हमने किसी कॉलॉइड को डाइल्यूट नहीं किया था, हमने कॉलॉइड क्रिएट किया था पानी के अंदर। जब मैंने उस मिक्सचर ऑफ अल्कोहल की बात की थी, देखो अल्कोहल के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व थे, जैसे कि अल्कोहल के अंदर पिरिडीन था, पिरिडीन पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो अल्कोहल को जब पानी में मिक्स किया था तो अल्कोहल और पानी ने मिलकर पिरिडीन को कॉलॉइडल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये हमारे पास आ गया, इट इज सिंपली अ डिफरेंट स्टेट ऑफ डिवीजन ऑफ अ सब्सटेंस। एक सिंपल सी बात यह है, कॉलॉइड इज अ हेटेरोजेनस सिस्टम। कॉलॉइड एक हेटेरोजेनस सिस्टम होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ कॉलॉइड। अब चलिए समझते हैं कि कॉलॉइड्स आखिरकार होते क्या हैं। अगर हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट द कॉलॉइड्स भी एक मिक्सचर ही है, तो हम मिक्सचर्स की ही बात करेंगे। तो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं, मिक्सिंग पार्टिकल्स की बात करते हैं, रिलेटिव साइज ऑफ पार्टिकल्स मिक्सिंग, ठीक है। तो अगर हम पार्टिकल का साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 1 नैनोमीटर से कम, ठीक है, तो ना पार्टिकल विजिबल होगा, ना पार्टिकल के थ्रू जाने वाली लाइट विजिबल होगी, कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो अगर यहां पे हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम से कम सिस्टम आ जाता है, 1 नैनोमीटर से कम आ जाता है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा है, साइज इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर,
यानी कि 1 माइक्रोन से बड़ा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सस्पेंशन। यानी कि क्योंकि यहां पे ये पार्टिकल्स नजर आ जाते हैं, तो दिस बिकम्स अ सस्पेंशन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ द साइज इज बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम एंड 10,000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, then in that case this is what we call as a colloid। ठीक है। तो colloid are having the particle size between 1 nanometer to 1000 nanometer। तो that is what we call as a colloid। ठीक है। अब colloid की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हाउ डू वी फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस टू बी अ colloid? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ colloid, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ colloid की बात करते हैं, या फिर वी टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉल्यूशन colloid and suspension। Now that is through Tyndall effect। जब हम इसको डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो टिंडल इफेक्ट के थ्रू डिफरेंशिएशन किया जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? पहले सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू मेक द path of light passing through it visible is termed Tyndall effect। ठीक है। It is due to the dispersion of light by particles suspended in the medium। ठीक है। So that's what we have as the Tyndall effect। It is due to the dispersion of light। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। Solutions have two small particles। ठीक है। Solutions have two small particles which do not disperse visible light। Solution have two small particles which do not disperse this visible light, so do not show Tyndall effect। तो solutions do not make the path of light passing through them visible। ठीक है। तो solution Tyndall effect शो नहीं करते। ठीक है। फिर आ जाता है colloids। The particles disperse
visible light but are themselves too small to be visible। मतलब कि लाइट का पाथ तो दिखाई देता है लेकिन वो पार्टिकल नजर नहीं आते जिसकी वजह से लाइट डिस्पर्स हो रही है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस। फॉरेस्ट में कैसे होता है बेटा, आप एनसीईआरटी की बुक की बात करते हैं, फॉरेस्ट में टिंडल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द फॉग होता है, वहां पे लाइट जो है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर के वेपर्स है, उसके थ्रू डिस्पर्स होती है। तो दैट इज व्हाट द टिंडल इफेक्ट इज। ठीक है, इज इट क्लियर टोटल सीरीज? So colloids make path of light visible but are themselves invisible। ठीक है, तो colloids make the path of light visible but themselves are invisible। तो that's what we have as the colloids। जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं, they make the path as well as themselves are visible। ठीक है, तो जब हम सस्पेंशंस की बात करते हैं तो सस्पेंशंस में खुद भी विजिबल हो जाते हैं पार्टिकल्स और पाथ ऑफ लाइट को भी विजिबल कर देते हैं। सो वी कैन से, सो colloids and suspensions show Tyndall effect। ठीक है, तो ये हमारे पास टिंडल इफेक्ट आ जाता है कॉलॉइड्स के अंदर और सस्पेंशंस के अंदर। ठीक है, अब जब हम कॉलॉइड्स और की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास मीडियम की जो बात करते हैं, मीडियम हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं करते बिकॉज कॉलॉइड्स आर नॉट सॉल्यूशंस। तो हम यहां पे कॉलॉइड्स के अंदर बात करते हैं डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की। तो जब हम कॉलॉइड्स की बात करते हैं तो हम डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं और डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हैं। जब डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं, द सब्सटेंस इन लार्जर amount, the substance in larger amount is what we talk about as the dispersion medium। ठीक है, then we have the dispersed phase। dispersed phase क्या है? the substance in lower amount, यानी कि जिसे हमने डिस्पर्स कर रखा है वो डिस्पर्स्ड फेज हो जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ dispersion medium and dispersed phase। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहां पे लेते हैं dispersion medium, ठीक है, then we have dispersed phase।
फिर हमारे पास है नेम ऑफ द कॉलॉइड। पहला हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है, लेट्स से डिस्पर्शन मीडियम इज अ गैस। अब एक बात का ध्यान रखना, गैस और गैस को अगर मिक्स किया जाए तो वो कभी भी कॉलॉइड नहीं बनाएगा। गैस और गैस हमेशा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसलिए डिस्पर्स फेज गैस में या तो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, और दोनों ही केस में इसको नाम दिया जाता है एरोसॉल का। तो अगर हम गैस के साथ लिक्विड या सॉलिड मर्ज कर देते हैं तो दैट गिव्स अस एरोसॉल। अब डिस्पर्शन मीडियम अगर हमारे पास लिक्विड है और उसके अंदर अगर हम गैस को मर्ज कर दें तो दैट फॉर्म्स द टाइप कॉल्ड फोम। ठीक है, अब लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड को मिक्स कर दिया जाए तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एमल्शन। ठीक है, अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर दिया जाए तो दिस इज व्हाट वी टर्म एज अ सॉल। अब अगर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है और सॉलिड के अंदर हम एक गैस को मिक्स कर दें तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉलिड फोम। इसे सॉलिड फोम कहा जाता है। सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड को मिक्स कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड जेल, और सॉलिड के अंदर अगर सॉलिड का डिस्पर्शन बना दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्ट। So these are 7 kind of the colloids based on the dispersion medium and dispersed phase. ठीक है, rest of the colloids and the limiting remaining chapter we are going to do tomorrow. कल हम करते हैं इस चैप्टर को, बाकी बचा हुआ चैप्टर। So join with us in the Telegram channel t.me/Unacademy NEET_official and t.me/Unacademy NEET Vijay. These are the Telegram channels that we have. Unacademy.com/Anoop Vashishtha के साथ आप जुड़ सकते हैं in the community. Special classes. Then we have plus course and then we have open house. We can join with each of them. You can just follow us here. Use the code AVLive to get the 10% discount. Use the Lakshya batch. 4 मई 2022 से शुरू हो चुका है। 1999 रुपए प्राइस है। AVLive कोड के साथ 10% की डिस्काउंट मिल जाता है। तो join with us, crack with us 3-month subscription, reach the finish line, 12 month, 24 मंथ CBSE 500 रुपए में मिल रहा है। नीट यूजी हिंदी माध्यम आपको मिल रहा है 14 मई रात 8 बजे से। परीक्षण श्रृंखला 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। प्राइस हाइक होने वाला है, तो जल्द से जल्द AVLive कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले लीजिए। हिंदी मीडियम के अंदर आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है। एंड हियर वी हैव नीट यूजी डेट्स व्हिच हैव बीन अनाउंस्ड। 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स which are going to be there on 15th May. Reach the finish line of NEET UG Preparation 11,999. 12 months के साथ 12 months 500 रुपीज में फ्री मिल रहा है। 33 कल हमारा सरफेस केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट डे है। 10 बजे खत्म करेंगे इसे। केमिस्ट्री रैंक का पेपर नंबर 65 आज रात को 10:30 बजे होने वाला है। तो जस्ट ज्वाइन विद अस। नीट यूजी विद अनअकैडमी 3 मंथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। 12 मंथ के साथ 3 मंथ फ्री मिल रहा है एंड 30 मिनट्स के अंदर 15 क्वेश्चंस, टर्बो 15। एनविजन बैच हमारा चल रहा है, नीट ग्लोरी बैच हमारे पास चल रहा है, ओपन हाउस सेशंस हमारे पास चल रहे हैं एंड यूएलाइट सीरीज हमारे पास चल रही है।
नीट 2022 टेस्ट सीरीज हमारे पास चल रही है, जिसे यूएलाइट सीरीज बोलते हैं, जो 2022 और 2023 के लिए वैलिड है। यू कैन नीट यूजी चल रही है, रिवाइज करो। अनअकैडमी में आस्क का डाउट आपके पास है। यू कैन इवन पोस्ट अ रिव्यू, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स में गड़बड़ लगती है तो आप उसका रिव्यू भी कह सकते हैं। अनअकैडमी में ब्राउज कीजिए सॉल्यूशंस को एंड गेट द आंसर्स। इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड यू कैन गेट द लाइव मेंटरशिप इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। Unlock the doors for NEET UG 2022, 2023, 2024. Go ahead and join these courses. Iconic और प्लस के साथ ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, दैट्स व्हाट वी हैव इन द प्लस। आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर एंड द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, दैट्स व्हाट यू गेट इन द प्लस। एवी लाइव कोड यूज कीजिए, ज्वाइन विद अस इन द अनअकैडमी। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स अब से कुछ ही देर के बाद कम्युनिटी और उससे टेलीग्राम चैनल से। बाय बाय। कल की क्लास ध्यान रखिएगा। वी विल फिनिश ऑफ विद द सरफेस केमिस्ट्री।